सर आपका बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ से बात करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर करने के लिए जो कि स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। मेरा पहला सवाल रहेगा आगे की तरफ देखते हुए जनवरी का महीना कैसा रहा है कंपनी के लिए प्रीमियम ग्रोथ के नज़रिए से, इंडिविजुअल रेटेड प्रीमियम के नज़रिए से, क्योंकि एक तरीके से कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले कुछ महीनों से डिलीवर करने की, मोर देन 20% ग्रोथ डिलीवर करने की एक आदत से डाल दी है। तो एक अगर हम आप से जान सके जनवरी का महीना कैसा रहा है? थर्ड क्वार्टर और दिसंबर का महीना एसबीआई लाइफ के लिए हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है एंड देयर आर सीजनलिटी होती है हमारे बीमा व्यवसाय में। जनवरी का महीना अभी चालू है, हम देख रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में किस तरह से नंबर पैन आउट करेंगे। एक तरीके से अगर मैं ग्रोथ पे बात करूँ तो आपका फुल ईयर एपी गाइडेंस था 13 से 14%, मार्जिन गाइडेंस था 26 से 28%। एपी की बात की जाए तो आप 15% पे फ़िलहाल 9 महीने के लिए काम कर रहे हैं, आपके गाइडेंस से ऊपर काम कर रहे हैं और मार्जिन पे भी एक हायर एंड की से ज़्यादा नज़दीक है, आप 27.8% पे। आपके हिसाब से आप फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके जो गाइडेंस आपने दिया था 13 to 14% ऑन एपी एंड 26 to 28% ऑन मार्जिन, दोनों को सरपास करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि 9 महीने की पूरी आशंका से वो होता हुआ दिखता है। देखिए, हमें बहुत खुशी है कि हमने साल के शुरुआत में जो गाइडेंस दी थी एपी ग्रोथ के लिए, टॉप लाइन के लिए, मार्जिन के लिए या वीओएनबी ग्रोथ के लिए, हम उस पे 9 महीने के अंत पे खरे उतरे हैं। पहला हाफ थोड़ा वीक था, लेकिन हमने तब भी गाइडेंस चेंज नहीं करा था, क्योंकि हमारा कंपनी का पॉलिसी है और हम उसी हिसाब से पूरे साल काम करते हैं। तो 9 महीने के अंत में हमको उसको गाइडेंस को चेंज करने का कोई भी रीज़न नहीं है। हम उसी गाइडेंस पे कायम हैं एंड हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि साल के अंत में हम अपने गाइडेंस पे खरे उतरेंगे। आपने पहले भी इस चीज़ की बात की है और मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपका कन्विक्शन एक पॉजिटिव बायस गाइडेंस के ऊपर ओवरशूट करने के लिए पॉजिटिव बायस पे आपका जो कन्विक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है 9 महीने के अंत में? जरूर, क्योंकि जिस तरह से 6 महीने ख़त्म होने के बाद में हमने 9 महीने के अंत में उस जो भी डेफिसिट था उसको जिस तरह से कवर किया है, तो हमें बहुत विश्वास है कि हमारी पूरी एसबीआई लाइफ की टीम और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिस तरह से मिल के काम कर रहा है, हम अपनी गाइडेंस पे कायम रहेंगे। एक पार सेगमेंट की अगर बात की जाए तो पार सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आता हुआ दिखा तीसरे तिमाही में। क्या वजह रही वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की? और नॉन पार में भी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे, कुछ प्रोडक्ट्स आपके लाइंड अप है लॉन्च होने के लिए फोर्थ क्वार्टर में। नॉन पार में फिर से एक पिकअप देखने मिल सकता है? प्रोडक्ट मिक्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे कंपनी बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत एक प्लान के साथ में काम कर रही है। जहाँ तक पार सेगमेंट का बात है, तो अगर आप ध्यान दें, पिछले साल के लास्ट 2 क्वार्टर में हमारा पार पोर्टफोलियो प्रोडक्ट बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि सरेंडर वैल्यू गाइडलाइंस के बाद में कुछ प्रोडक्ट्स हमने विड्रॉ किए थे जिनको लॉन्च करना में हमें कुछ देर हुई थी। इस क्वार्टर में हमारा पार सेगमेंट का पोर्टफोलियो भी पूरा हो गया था, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे और ये चाइल्ड सेगमेंट में और मनी बैक सेगमेंट में जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, मार्केट से उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये जो हमारी इधर पार सेगमेंट में ग्रोथ दिखाई दी है वो पिछले लो बेस के कारण काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल पार सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोडक्ट मिक्स में, वो अब हमारी जो गाइडेंस है, जो हमारी इंटरनल प्लानिंग है, उसके हिसाब से सही आ गया है। एक सवाल, यूलिप में अभी राइडर अटैचमेंट कहाँ पे है और इसमें और कितनी बढ़ोतरी आगे हो सकती है, फोर्थ क्वार्टर में या अगले साल में? राइडर अटैचमेंट हमने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत में शुरू किया था और यूलिप प्रोडक्ट में जो राइडर अटैचमेंट आया वो हमारा लास्ट क्वार्टर में आया है। हमें खुशी है कि इस समय हम करीब 30 से 40% के बीच में ओवरऑल बेसिस पे राइडर अटैच कर पा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम रिन्यूअल पॉलिसीज़ में भी, अभी ये खाली न्यू बिजनेस में था, गोइंग फॉरवर्ड हम रिन्यूअल के टाइम पे भी
कस्टमर को ये ऑप्शन देंगे राइडर अटैचमेंट करने का, और उससे मुझे उम्मीद है कि ये अटैचमेंट परसेंटेज हमारा और बढ़ेगा। कुछ टारगेट है आपके समझ में कि कितना राइडर अटैचमेंट आप एस्पायर करते हैं कंपनी के लिए यूलिप सेगमेंट में? टू स्टार्ट विद हम अगले 6 महीने में कम से कम 50% राइडर अटैचमेंट की कोशिश पे हैं। ओके। एक सवाल मुझे जो आपसे पूछना है वो कमीशन को लेते हुए काफ़ी चिंता हर क्वार्टर से जताई जा रही है हाई कमीशंस के लिए। आप मानते हैं कि सेक्टर में कमीशन रेट्स काफ़ी ज़्यादा है और इन्हें कम करने की ज़रूरत है? दो आपका कॉस्ट रेशियो या कॉस्ट टू प्रीमियम रेशियो जो होता है वो लोएस्ट है इंडस्ट्री में, पर फिर भी इंडस्ट्री में कमीशन रेट ज़्यादा है, ऐसा आपका मानना है क्या? और दूसरी चीज़, रेगुलेटर एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि कैप लगाना चाहिए सेगमेंटल कमीशन पे भी। इंडस्ट्री भी सोच रही है कि डिफर्ड कमीशन मॉडल अगर लाया जाए। आपका मत दोनों में से किस चीज़ पे ज़्यादा रहेगा, किस चीज़ पे आपका फेवर रहेगा? जैसा कि आपने कहा कि SBI लाइफ जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर के मामले में और कमीशन स्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है इंडस्ट्री में। हर कंपनी का एक अपना अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, उनका एक हर अलग बिजनेस मॉडल होता है, तो आई विड नॉट लाइक टू कमेंट उस बारे में। लेकिन जिस पोजीशन में हम हैं उस पोजीशन में रेगुलेशंस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएंगी, हम समझते हैं कि हमारी कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस उस स्ट्रक्चर के साथ में एडजस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन में है। एक आखिरी सवाल, बजट ऑफ कोर्स इसी संडे को प्रस्तुत किया जाएगा। SBI लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की डिमांड, एक्सपेक्टेशन, इच्छा बजट से इस बार क्या रहेगी? देखिए, इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ फेज में है। इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशंस, भले वो इनकम टैक्स की साइड में हो या GST साइड में हो, उसके थ्रू कस्टमर की जेब में ज़्यादा पैसा दिया है। और हम क्या चाह सकते हैं? इंश्योरेंस की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाई है GST एग्जेम्पशन से। आज की तारीख में अगर ये कुछ सेविंग्स को लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन इंडस्ट्री में चैनलाइज करने के लिए कुछ और इनेबलर्स आ जाते हैं तो वो कस्टमर्स के लिए भी अच्छा होगा, और ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा।